हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे पॉलिटी पाठशाला के इस चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उत्तर दक्षिण संवाद, यानी कि नॉर्थ साउथ डायलॉग्स। तो जिन लोगों के लिए भी ये टॉपिक नया है, जिन्होंने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या आइडिया नहीं है कि ये किस तरीके क्या हमको इसके अंदर पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, इजी है, और अच्छे से समझेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो पहले हम समझते हैं उत्तर और दक्षिण, ये किस तरीके के संवाद की बात हो रही है। उत्तर और दक्षिण को लेके क्या संवाद, किस तरीके का संवाद होना है, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पूरा ये एक सर्कल है, और इस सर्कल को अगर हम पृथ्वी मान लेते हैं तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर का पार्ट, और ये हो गया साउथ का यानी कि दक्षिण वाला हिस्सा। तो नॉर्थ का जो हिस्सा है, ये हिस्सा बेसिकली विकसित देशों का है, और साउथ का जो है ये है विकासशील देशों का। तो विकसित और विकासशील देश क्या होते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। विकसित देश ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जो विकास कर चुके हैं, जिनका जो अपना पूरा विकास कर चुके हैं, सब कुछ ठीक ठाक है उनके यहाँ पे। तो ये विकसित देश जो हैं ये बेसिकली नॉर्थ के एरिया में आते हैं। और नॉर्थ के एरिया जैसे कि हम देखते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे के सारे जो देश हैं ये नॉर्थ के एरिया में आते हैं, नॉर्थ के हिस्से में आते हैं। जो हम पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं, ये पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ का एरिया कहलाता है, और बेसिकली यहाँ ये सारे देश जो हैं विकसित हैं। वहीं अगर हम साउथ के देशों को देखते हैं तो साउथ के देश जो हैं ये ऐसे देश हैं, बेसिकली इसमें एशिया के देश आते हैं, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश इसमें आते हैं। और ये ऐसे देश हैं जो कि 1945 के बाद आज़ाद हुए हैं, और ये अभी अपने विकास की ओर अग्रसर हैं। ये इनका विकास अभी पूरी तरीके से हो नहीं पाया है, ये विकास अभी कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं विकासशील देश। तो ये जो स्टोरी है, ये जो पूरा का पूरा हमारा ये टॉपिक है, बेसिकली ये विकसित और विकासशील देशों के बीच में क्या संवाद है, अब किस चीज़ को लेकर संवाद है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ को, संवाद का मतलब क्या होता है, आपस में जो बातचीत कर रहे हैं ये, तो किस चीज़ को लेके इनकी बातचीत है या क्या मुद्दा क्या है, इसको हमें समझना है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसको हमने ये देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं ये उत्तर के देश हैं जो कि विकसित देश हैं, और ये दक्षिण के देश हैं जो कि विकासशील देश हैं। अब विकसित और विकासशील देश क्या होते हैं ये हमने समझ लिया है। तो विकसित देशों की खास बातें क्या हैं। एक बात तो ये है कि ये बहुत पहले से ही आज़ाद हो चुके थे, बहुत टाइम पहले आज़ाद हो चुके थे, और ये काफ़ी ज़्यादा अपना विकास कर चुके हैं। तो इनके पास क्या है, उद्योग, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, पूंजीपति विचारधारा रखने वाले देश हैं बेसिकली, और औद्योगिकरण हो चुका है, तकनीक है इनके पास, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। इनका जो प्रोडक्शन है वो कह सकते हैं कि अपनी चरम सीमा पर है, और लगभग विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 70% जो पूंजी के संसाधन है उस पर ये अपना अधिकार रखते हैं उत्तर के देश। अब उधर अगर हम देखें विकासशील देशों को जो कि दक्षिण में आते हैं, तो विकासशील देश जो हैं अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। बेसिकली अगर ये उद्योग प्रधान है उत्तर के देश, तो दक्षिण के देश जो हैं, जो ये विकासशील देश हैं, ये कृषि प्रधान देश हैं। बेसिकली इनकी जो डिपेंडेंसी है वो कृषि पे है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद ये आज़ाद हुए, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, जबकि उत्तर के देश अगर हम देखें तो बहुत पहले ही आज़ाद हो चुके थे। तो ये कृषि प्रधान देश हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं, और प्रति व्यक्ति आय अगर हम इनकी देखें तो बहुत कम है। अभी इनका जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विकास है वो उतना हो नहीं पाया है,
और जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, भुखमरी, कृषि, ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी कमियां यहाँ पे पाई जाती हैं। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर ये 70% पूंजी पर अपना अधिकार रखते हैं तो ये लगभग 70%, 75% जनसंख्या पे अपना अधिकार रखते। पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन संसाधन कम है, पूंजी कम है, पैसा कम है, टेक्नोलॉजी कम है, तो हर चीज़ में ये पिछड़े हुए हैं। अब इनके बीच में एक संवाद होता है। संवाद किस चीज़ को लेकर होता है उसको हम देखते हैं। इन दोनों की स्थिति हमने समझ ली कि क्या स्थिति है इन दोनों की। अब होता क्या है कि ये जो दक्षिण के देश हैं, दक्षिण के देश जो हैं 1945 के बाद जब से ये आज़ाद हुए हैं, एक नया उपनिवेश बन चुके हैं। ये पहले तो ये उपनिवेश हुआ करते थे। पहले तो डायरेक्ट इन देशों का इन दक्षिण के देशों पर कब्जा हुआ करता था, इनके संसाधनों पर पूरी तरीके से अधिकार हुआ करता था। लेकिन अब इनडायरेक्टली उत्तर के देशों का दक्षिण के देशों पे अधिकार है। वो किस तरीके से है, ये नए उपनिवेश बन चुके हैं नॉर्थ के देशों के, और किस तरीके से, अब व्यापार के माध्यम से। दक्षिण के देशों के पास कच्चा माल तो बहुत है लेकिन टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उद्योग नहीं है, बड़े उद्योग नहीं है, उस माल को तैयार करने के लिए तकनीक इनके पास नहीं है। तो जिसकी वजह से इनको डिपेंड रहना पड़ता है, जो तैयार माल है, जो बहुत सारी बनी बनाई जो चीज़ें होती हैं उनके इंपोर्ट के लिए डिपेंड रहना पड़ता है हमें उत्तर के देशों पर। और जो टेक्नोलॉजी है, जो रक्षा के जो अपनी सुरक्षा के लिए जो हथियार हैं, जो बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, जो हवाई जहाज़ होए या फिर पानी वाले जहाज़ हुए, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हैं, उसके लिए हमें इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें उत्तर के देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है दक्षिण के देशों को। और उत्तर के देश इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। तो उत्तर के देश जो हैं वो इन विकासशील देशों से सस्ते दाम पर कच्चे माल को खरीदते हैं और उसके बाद उसी माल को तैयार करके दोगुने दाम पर दक्षिण के इन विकासशील देशों को बेचते हैं, जिसकी वजह से उत्तर के देश, तो ये जो विकसित देश है, और ज़्यादा विकसित होते जा रहे हैं, और जो विकासशील देश हैं जो कि अपने विकास की तरफ अग्रसर हैं, ये गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक का जो इंटरनेशनल लोन होते हैं, तो ये लोन के नीचे, ब्याज के नीचे दबते जा रहे हैं, और बहुत सारे देश जो है बर्बाद हो चुके हैं इन देशों का उपनिवेश बनके। तो इसी को इक्वल करने के लिए कि इस तरीके का ट्रेड हो जिससे कि दक्षिण के देशों या विकासशील देशों को भी उतना ही फ़ायदा हो, बराबर का फ़ायदा हो, इसके लिए इन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है, कुछ संवाद होते हैं, जिसको कि हम कुछ जो प्रयास किए गए हैं इन दोनों के बीच संवाद के, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। इसके लिए जो है नियो की स्थापना की बात की जाती है, NIEO। नियो की स्थापना की बात की जाती है जिसकी फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये नियो की फुल फॉर्म है, यानी कि नई आर्थिक अर्थव्यवस्था। तो एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, जिसकी स्थापना करके जो पुराने नियम हैं उनको बदला जा सके और विकासशील देशों को भी उतना ही लाभ हो सके, या विकासशील देश भी आगे अपने विकसित होने की तरफ बढ़ सके। इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें है पेरिस सम्मेलन जो कि 1975 में हुआ। उसके बाद विली ब्रांट आयोग को हम पढ़ते हैं, 1977 में ये बना। कानकुन सम्मेलन हुआ 1981 में, उरुग्वे वार्ता हुई। तो ये सब वो कदम हैं जो कि उत्तर दक्षिण संवाद की तरफ, या इसको बातचीत के लिए बढ़ाए गए, या फिर नियो की स्थापना के लिए बढ़ाए गए।
इनको थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन सब में ये जो इसके पॉइंट हैं इसमें क्या क्या हुआ, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस दिशा में जो सबसे पहला कदम उठाया गया ये पेरिस वार्ता थी, 1975 की पेरिस वार्ता। और इसमें यूएन की महासभा ने नियो की घोषणा की। ये इसके लिए पहला प्रयास था। इसमें 8 विकसित देश और 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के आयोजन का जो श्रेय है ये अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसिंजर को जाता है। लगभग 18 महीने तक ये सम्मेलन चला और 1975 में स्टार्ट हुआ था और 1977 में जाके ये ख़त्म हुआ। इसमें शामिल देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय तथा ऊर्जा, कच्चे माल, विकास और वित्तीय मामलों के संबंध में 4 आयोग स्थापित करने के लिए सहमति जताई। लेकिन विकसित देशों ने और जो विकसित देश थे, विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए कुछ सहायता कार्यक्रमों की घोषणा भी की और एक विशेष कोष की स्थापना की। लेकिन इन्होंने कहा कि सहायता के बदले, ये हम सहायता तो दे रहे हैं, लेकिन इस सहायता के बदले विकसित देशों ने 1973 की तेल के संकट की जो मार थी उसको फिर से झेलने के लिए विकासशील देशों में स्थिर तेल के मूल्यों और सप्लाई की गारंटी की मांग रखी। और इस असंगत मांग ने इस वार्ता को विफल बना दिया कि तेल की सारी मार जो है वो हम नहीं झेलेंगे। और नियो की मांग, जो नियो की डिमांड की जा रही थी, नियो की बात जो इस वार्ता में हुई थी, ये पूरी नहीं हो पाई और ये एक तरीके से ये जो वार्ता थी ये फेल हो गई। तो पेरिस वार्ता की विफलता के बाद एक आयोग गठित किया जाता है जिसको कहा जाता है विली ब्रांट आयोग। विली ब्रांट आयोग 1975 में बना और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे, इसीलिए इसको विली ब्रांट आयोग कहा जाता है। लगभग सभी देशों के सदस्य इसमें मौजूद थे। इस आयोग ने अपनी 2 रिपोर्ट दी। एक रिपोर्ट जिसका नाम था नॉर्थ साउथ ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल और दूसरी जो थी उसका नाम था कॉमन क्राइसिस। तो इन 2 नामों से ये 2 रिपोर्ट जानी जाती हैं। और इस आयोग ने कहा कि अगर हमें विश्व में शांति और सहयोग स्थापित करना है तो उत्तर दक्षिण में पारस्परिक निर्भरता आवश्यक है और इनको एक औपचारिक बैठक बुलानी चाहिए और औपचारिक बैठक बुला के इन्हें बातचीत करनी चाहिए। तो इस आयोग ने इस बात को लेकर सहमति जताई और इसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे भी बताए जैसे कि वस्तु व्यापार, विकासशील देश वस्तु व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में सुधार किया जाए, तकनीकी हस्तांतरण किया जाए कि आप उनको तकनीक दो, विकसित देश जो हैं ये विकासशील देशों को तकनीक दें और विकासशील देश तो इनको अपना कच्चा माल बेचते ही हैं। तो और समुद्र के को लेके जो कानून है इसमें सुधार किया जाए। जो बहुउद्देशीय व्यापार है, जो व्यापार है तो व्यापार में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस आयोग के द्वारा कहा गया दोनों साइड के देशों को, विकसित और विकासशील देशों को, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये आयोग का बनना, इस आयोग ने जो भी बातें कही, ये एक महत्वपूर्ण कदम था उत्तर दक्षिण संवाद के लिए। बाद हम देखते हैं कानकुन सम्मेलन। ये सम्मेलन मैक्सिको के कानकुन शहर में हुआ अक्टूबर 1981 को। इस सम्मेलन में विकासशील देश चाहते थे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी जो संस्थाएं हैं इनमें परिवर्तन करके इनका पुनर्निर्माण किया जाए और इन्हें और ज़्यादा प्रासंगिक बनाया जाए कि ये विकसित देशों के दबाव में ना रहें। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या है? ये वित्त से रिलेटेड, यानी कि हम कह सकते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड 2 संस्थाएं हैं। ऐसी संस्थाएं जो दुनिया भर को लोन देती हैं। दुनिया का कोई भी देश जो इसमें शामिल है वो इनसे लोन ले सकता है।
इस सम्मेलन में 23 देशों को निमंत्रण दिया गया था, 23 देशों को इनवाइट किया गया था, जिसमें से 22 देश ही आए। रूस इसमें नहीं आया और रूस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, तो 22 देश आए। और अमेरिका ने ये कह दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम पे हुआ करते थे रीगन, तो रीगन ने कहा कि हम इस समझौते में शामिल होने को तैयार हैं यदि नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण की बात इसमें ना की जाए। यानी कि विकासशील देश क्या चाह रहे थे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पुनर्निर्माण किया जाए, कुछ परिवर्तन किए जाए। और अमेरिका ने यहाँ इस बात को साफ मना कर दिया कि अगर इस बारे में कोई भी बात होती है तो हम इस सम्मेलन में नहीं आएंगे। फ्रांस और कनाडा भी इसके फुल सपोर्ट में आ गए, इन्होंने भी कहा कि हाँ हाँ ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम भी नहीं आएंगे। तो जो विकसित देश थे उनके द्वारा इस बात का विरोध किया गया। लेकिन फिर इन देशों ने कहा, लेकिन फिर विकसित देश क्या कहते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं कि इस मामले को जो है हम यूएन में उठाते हैं, यूएन में रखते हैं, और यूएन का जो निर्णय होगा वो हम सबको मान्य होगा। अब यूएन में अगर इस मुद्दे को उठाया जाता है तो इसके विरोध में है अमेरिका और विकसित देश। विकसित देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है यूएन के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें से अमेरिका है, फ्रांस है। तो ये देश वहाँ पे अपनी वीटो लगा सकते हैं, वहाँ पे वीटो लगा देंगे कि हम इस फैसले से इनकार करते हैं, हमें तो ये फैसला मंजूर ही नहीं है। तो वहाँ पे तो ये लोग खुद बैठे हैं, तो उसमें तो विकासशील देशों के पक्ष में आने की कोई बात है ही नहीं। तो इन्हें पता था कि अगर यूएन में ये मामला जाता है तो हमारे फेवर में ही आना है। लेकिन इस मामले पर कोई बात नहीं हुई। सम्मेलन में खाद्यान्न समस्या, भुखमरी, कृषि विकास, व्यापार समस्या और ऊर्जा संकट जैसे मुद्दों को लेकर बात हुई। विकासशील देशों की तरफ से निर्यात संबंधी समस्याओं को लेकर तैयार किया गया 5 सूत्री कार्यक्रम इसमें रखा गया। और ये जो 5 सूत्र थे, इन 5 सूत्रों में जिन्सों के आयात निर्यात संबंधी समझौते पर जो हैं ये नए सिरे से हों। जिन्सों के भाव की स्थिरता हेतु अंकटोड के तत्वावधान, अंकटोड क्या एक संस्था है, ये व्यापार से रिलेटेड ही एक संस्था है। अंकटोड के तत्वावधान में बताए जाने वाले साझा कोष की प्रगति को बढ़ाया जाए, विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिबंध को समाप्त किया जाए और रेसे संबंधी समझौतों का नवीनीकरण हो, विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इस तरीके की इस पर बातचीत हुई। ये 5 सूत्र कार्यक्रम जो है ये किससे रिलेटेड है, उत्तर दक्षिण संवाद से रिलेटेड है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। उरुग्वे वार्ता की, उरुग्वे वार्ता जो कि 1986 में हुई, इसमें कृषि से लेकर 4 नए क्षेत्रों के बारे में डिस्कशन हुआ, जिसमें पहला था व्यापार से संबंधित निवेश और उपाय, दूसरा था बौद्धिक संपदा अधिकार के पहलुओं से संबंधित व्यापार, तीसरा था सेवाओं में व्यापार, और 4th कृषि को शामिल भी किया गया इस पे। तो ये उरुग्वे वार्ता की बात हुई। इसके बाद होता है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जो कि एक पहला 1992 में हुआ और दूसरा 1997 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। विकसित देश विकासशील देश पहले कहते हैं विकसित देशों के ऊपर कि तुमने बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण किया है, लंबे टाइम से तुम औद्योगिकरण कर रहे हो, उद्योग स्थापित कर रहे हो, विकास कर रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हो, मशीनें लगा रहे हो, परमाणु हथियारों की जो स्टार्टिंग है वो भी तुम ही लोगों ने की है। तो तुम लोगों ने पर्यावरण का इतना ज़्यादा दोहन किया है। बेसिकली ये जो पृथ्वी सम्मेलन था ये पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर था। क्लाइमेट चेंज हो रहा था, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत शुरू हुई थी कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि तुमने इतना ज़्यादा विकास किया है कि तुम्हारी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये सारा पोल्यूशन हो रहा है, अब इसका खामियाजा जो है पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा है, विकास तुमने किया है। और वहीं विकसित देश जो है ये
आरोप लगाते हैं विकासशील देशों पर कि तुम्हारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तुम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हो और तुम उनके लिए संसाधन भी बहुत चाहिए, तो तुमने अपनी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा दोहन किया है, तुम बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाओगे, अब बहुत ज़्यादा विकास। अब ये तो फिर यही जो है, ये दोनों में बातचीत होती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। जो विकासशील देश हैं उनका कहना है कि जब पॉल्यूशन तुमने ज़्यादा फैलाया है, विकास तुमने ज़्यादा किया है, तो पर्यावरण को जो सुरक्षित रखने का जो खर्च है वो भी तुम्हारा ज़्यादा होना चाहिए, कि 75% खर्च विकसित देश करे। जब इन्होंने विकास किया, इन्होंने पोल्यूशन ज़्यादा फैलाया है, तो ये 75% खर्च ये करेंगे। वहीं विकसित देश इस चीज़ को राजी नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बराबरी का होना चाहिए, तुम्हारी जनसंख्या ज़्यादा है, तुम अब नई इंडस्ट्री मत लगाओ, ज़्यादा औद्योगिकरण मत करो। तो उनका तो विकास हो चुका है और हमारा अभी हम विकास की तरफ अग्रसर हैं, विकासशील देश, तो हम कैसे रोक दें अपने विकास को। तो इस तरीके से आरोपण किया जाता है पृथ्वी सम्मेलन में। तो ओवरऑल कंक्लूज़न क्या निकलता है इन सारी वार्ताओं का, इन सारे प्रयासों का। अब हम थोड़ा सा कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या होता है। तो पेरिस वार्ता से प्रारंभ होने वाला उत्तर दक्षिण संवाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 तक पहुंच गया, लेकिन इसके ऐसे परिणाम नहीं निकले कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जा सके, यानी कि नियो की स्थापना हो सके। बेसिकली जो संवाद का मेन मोटिव था, दोनों के बीच जो संवाद हुआ उत्तर दक्षिण, इसका मेन मोटिव क्या था? नियो की स्थापना करना। जो ऐसी संस्थाएं जो कि जिन पर की हेजेमनी है विकसित देशों की, या कुछ ऐसे जो नियम कानून बने हुए हैं उनमें कुछ बदलाव किए जाएं, जिससे कि विकासशील देशों को भी उतना बेनिफिट हो सके, वो भी अपने विकास की तरफ बढ़ सके, ना कि गरीबी की तरफ। लेकिन होता क्या है, ना ही विकासशील देश आत्मनिर्भर बन सके और ना ही विकसित राष्ट्रों ने अपना उपनिवेशवादी रवैया कम किया। ये जो चाहते थे कि विकासशील देश जो है ये हमारे उपनिवेश बने रहें, जिस तरीके से ये शोषण कर रहे हैं आज भी विकासशील देशों का, कि उनसे कच्चा माल खरीदते हैं बहुत कम दाम पे और वही माल इन्हें तैयार करके बहुत ज़्यादा पैसों में बेचते हैं। तो इस चीज़ में कोई कमी नहीं आई, कोई कंक्लूज़न नहीं निकला इसका। उनकी इच्छा हमेशा यही रही है कि विकासशील देशों पर अपनी साम्राज्यवादी पकड़ मजबूत बनाई जाए। आज WTO, IMF जैसी संस्थाएं भी विकसित देशों के ही हितों को पूरा करने में लगी हुई हैं और आज विकासशील देश भी अपने आपसी मतभेदों के शिकार हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो विकासशील देश हैं इनमें आपस में मतभेद चलते रहते हैं। जब तक इनके आपसी मतभेद ख़त्म नहीं होंगे, जब तक ये एक टेबल पे नहीं आएंगे, तो तब तक जो है विकसित देश इनके सामने नहीं झुकेंगे, इनकी शर्तों को कभी नहीं मानेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि विकासशील देश जो हैं सब एक साथ आए, एक मंच पे आए और सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएं इसके लिए। आज समय की मांग है कि उत्तर दक्षिण संवाद को प्रभावी बनाने के लिए जापान जैसे विकसित देशों का सहयोग प्राप्त किया जाए और दक्षिण दक्षिण सहयोग को आधार बनाकर विकसित राष्ट्रों पर अपनी निर्भरता को कम किया जाए और आत्मनिर्भरता को उपयोगी बनाया जाए। इससे उत्तर दक्षिण संवाद पर आशानुकूल प्रभाव पड़ेगा और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। तो बेसिकली इसका जो पूरा का पूरा मेन मोटिव था वो नियो की स्थापना करना था, यानी कि इन संस्थाओं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि नए नियम बनाए जाएं, संस्थाओं में कुछ परिवर्तन किए जाएं, ताकि विकसित और विकासशील देश जो हैं एक जो व्यापार है उसमें किसी को भी ज़्यादा घाटा ना उठाना